एक बार पुनः स्टैटिक जीके के तीसरे एपिसोड में मैं कौशिक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी एनी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास संजीवनी का काम करेगा। आपको बता दूं कि इस स्टैटिक जीके के सीरीज में इस क्लास में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को शामिल करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन सभी टॉपिक्स को हम लेते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में मैं बता दूं कि बहुत सारी तिथियां, यहाँ पर भारत के नदियों के किनारे बसे शहर अभी हम देखेंगे, और साथ में बता दूं कि सारे सब्जेक्ट का प्रश्न होगा। कम से कम 20-25 प्रश्न, हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इस क्लास में शामिल होंगे। तो कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा इस क्लास में। तो चलिए सीधा सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भारत के नदियों के किनारे बसे शहर। आप देख सकते हैं पहला है गोरखपुर। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है प्रयागराज। प्रयागराज जो इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो यह गंगा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है कन्नौज। कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है वाराणसी। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है जौनपुर। जौनपुर आपको गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका मथुरा। मथुरा यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट आगरा। आगरा भी यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट है हरिद्वार। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला शहर है आपका बद्रीनाथ। बद्रीनाथ गंगा नदी के किनारे बसा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती के किनारे बसा है। कटक महानदी के किनारे बसा है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे बसा है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है आपका राजमुंद्री। राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। होनवार श्रावस्ती नदी के किनारे बसा है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। तो इतने सारे आपका इम्पोर्टेंट शहर का नाम और किस नदी के किनारे यह स्थित है, आपको इससे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। आगे देखते हैं। साथ में हम विश्व की कुछ नदियों को देखेंगे। या आप इंडियन नदी को देख रहे थे अभी तक, साथ में हम विश्व की कुछ नदियों को देखेंगे। इससे भी प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। विश्व के नदियों के किनारे बसा शहर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। काहिरा नील नदी के किनारे बसा है। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। लाहौर रावी नदी के किनारे बसा है। कराची सिंधु नदी के किनारे बसा है। हम वही शहर और नदी शामिल करने जो फेमस है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आपका बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। मैड्रिड मैजेंसिस नदी के किनारे बसा है। पर्थ स्वान नदी के किनारे बसा है। टोक्यो अरकाब नदी के किनारे बसा है। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। लिस्बन लिम्फे नदी के किनारे बसा है। संघाई यांग्जे नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। तो ये विश्व का वो नदी हो गए और उनके किनारे बसा हुआ शहर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। अब यहाँ पर हम विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थल
को देखेंगे कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। आप देख सकते हैं पिरामिड। पिरामिड जो गीजा के महान पिरामिड है, यह मिस्र में स्थित है। कहाँ पे, किस देश में स्थित है? मिस्र में। नेक्स्ट है आपका एफिल टावर, यह स्थित है आपका पेरिस में। नेक्स्ट है हॉलीवुड, जहाँ पे फिल्में बनती है हॉलीवुड की, वो स्थित है लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट है ग्रैंड पैलेस। ग्रैंड पैलेस किस देश में है? बैंकॉक में। नेक्स्ट है टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन, यह स्थित है लंदन में। नेक्स्ट है आपका उबुद। उबुद स्थित है बाली में। बुर्ज खलीफा जो बहुत फेमस है, अक्सर इसका नाम आप सुनते रहते हैं, यह है दुबई में। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यह है न्यूयॉर्क में। उसके बाद है आपका पर्ल टावर, यह है संघाई में। नेक्स्ट है ब्लू मस्जिद। ब्लू मस्जिद स्थित है इस्तांबुल में। नेक्स्ट है टाइम स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर स्थित है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है बकिंघम पैलेस, यह भी स्थित है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है आपका ओपेरा हाउस, यह स्थित है सिडनी में। नेक्स्ट आपका है चीन की दीवार, यह स्थित है चीन में। नेक्स्ट आपका है ताजमहल, यह स्थित कहाँ है? ताजमहल स्थित है भारत में। तो विश्व के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल थे जिसे हमने आसानी से क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। इससे भी प्रश्न आते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बता दूं कि लगभग आपका 50 मिनट का यह क्लास होगा और इसमें सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों को कवर किए जाएंगे, साथ में विविध को भी कवर किया जाएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं लेकर आता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। आपको एक एक महीने, दो महीने करके दिवस, धीरे धीरे हम पूरे दिवस को कवर करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट दिवस है उसे हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला आप जनवरी का देख लेते हैं। जनवरी में देखिए 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं शामिल किया हूँ। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी को एक और है, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और आप सभी को पता ही कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। तो लगभग ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ये इतना आप याद रखिएगा तो आपका काम कोई भी एग्जाम में चल जाएगा। यहाँ पे फरवरी का देखते हैं। फरवरी में आपको ज़्यादा मैं याद नहीं करवाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं। फरवरी में 4-5 पूछे जाते हैं। तो 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये 4-5 आप याद रखेंगे, आपका फरवरी का भी कवर हो जाएगा। अब जो आपका टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विश्व के प्रमुख नहरें और नदियाँ। हर एग्जाम में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो हम सीधा सीधा देखते हैं। आप ये केपी नहर, शायद आप पहली बार नाम सुने होंगे। ये केपी नहर भारत में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है, यानी दोनों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी नहर, यह भी भारत में स्थित है। यह सतलज और ब्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकाली गई है। यह नहर पंजाब, राजस्थान को पानी आपूर्ति करता है। तो ये दोनों नहर आप इंडिया का ही आप याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर और केपी नहर।
इसके बाद नेक्स्ट आपका जो नहर है वो आप देख लीजिए, सू नहर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से क्या करता है, जोड़ता है। जी हाँ, सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका ईरी नहर। ईरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। किसे? ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। नेक्स्ट है आपका कच्ची नहर। कच्ची नहर पाकिस्तान में स्थित है। यह बलूचिस्तान क्षेत्र को पानी आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है आपका बिंजिंग हांगजो ग्रांड नहर। यह चीन में स्थित है। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि चीन में स्थित है। यह टियानजिन और हेबे, सुडोंग, जियांगसू, झिंगयांग, ये बहुत सारा नाम है, यानी इसे क्या करता है, यह जोड़ता है। तथा ये पीली नदी और यांगती नदी को जोड़ता है। ऐसे याद रखिएगा, पीली नदी और यांगती नदी को क्या करता है, जोड़ता है। उसके बाद है बायो नहर। यह चिली में स्थित है। यह बायो प्रांत में स्थित है और कृषि में उपयोग के लिए बायो नदी के जल को मूलन के क्षेत्र में पानी की आपूर्ति करती है। उसके बाद आपका है कोरिंथ नहर। यह यूनान में स्थित है। कुछ इसमें एक दो है, बाकी 4-5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ देश याद रखिएगा। उसके बाद है गोटा नहर। यह स्वीडन में स्थित है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में है। कील नहर, ये कई बार पूछा गया, ये जर्मनी में स्थित है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को क्या करता है, जोड़ता है। उत्तर सागर नहर, यह भी जर्मनी में स्थित है। उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच में है। नेक्स्ट है आपका मैनचेस्टर नहर। यह ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है न्यू वाटरवे। यह जर्मनी में स्थित है। उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच में। नेक्स्ट आपका बेलेंड नहर। बेलेंड नहर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह जोड़ता है ईरी और ओंटारियो को। नेक्स्ट आप देखेंगे स्वेज नहर, बहुत इंपॉर्टेंट। यह मिस्र में स्थित है। यह जोड़ता है लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में। नेक्स्ट पनामा नहर, पनामा में स्थित है। यह कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है बोल्गा डान नहर। यह आपका रोस्टोव और स्टालिन ग्रांड के बीच में स्थित है। अब आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। विश्व की सर्वाधिक बड़ी जहाज रानी नहर स्वेज नहर है। याद रखिए, विश्व की सर्वाधिक बड़ी जहाज रानी नहर स्वेज नहर है, जिसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। मिस्र में स्थित 168 किलोमीटर लंबी इस नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया। तो इस स्वेज नहर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, इसका निर्माण 1869 में हुआ। दूसरा आपका है पनामा नहर। यह 1914 ईस्वी में बनाई गई थी। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी से इस पर पनामा का अधिकार हो गया। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में। कुछ विश्व की प्रमुख नदियां हैं। अक्सर आपको एग्जाम में सबसे लंबी नदी, सबसे चौड़ी नदी, किस नदी का कहाँ पे गिरने का स्थान है, कहाँ पे उद्गम स्थान है, इससे प्रश्न आते रहते हैं। तो थोड़ा एक नज़र हम नदी को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका नील नदी। आपको पता है कि नील नदी दुनिया का सबसे क्या है, लंबी नदी है। दुनिया का सबसे लंबी नदी है। यह जो निकलता है विक्टोरिया झील से निकलता है, जो अफ्रीका में स्थित है, और गिरता है कहाँ पे, भूमध्य सागर में।
आपको 4-5 में बताऊंगा, वैसे पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन 4-5 इंपॉर्टेंट है, बाकी आप नोट बना सकते हैं इसका। नेक्स्ट है अमेजन नदी। यह ग्लेशियर से बने झीलों से निकलता है। यह गिरता है अटलांटिक महासागर में। बता दूं कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। लंबाई भी इसका अच्छा खासा है, बट दुनिया की सबसे चौड़ी नदी में इसका नाम आता है। उसके बाद है मिसिसिपी नदी, काफ़ी फेमस नदी है मिसिसिपी नदी। मिसौरी, रेड रॉक मोंटाना से निकलता है। मेक्सिको की खाड़ी में क्या होता है, गिर जाते हैं। यह दुनिया का तीसरा सबसे क्या है, लंबी नदी है। चौथा पे आ जाता है चीन का यांगची नदी, जो तिब्बत पठार चीन से निकलता है, चीन सागर में ही क्या होता है, गिर जाता है। ये चौथा नदी है। एशिया का सबसे लंबी नदी भी है, याद रखिएगा इसे। अगर एशिया का सबसे लंबी नदी पूछता है तो आप इसे याद रखेंगे। और विश्व का चौथा ये सबसे लंबी नदी है। उसके बाद ओब नदी, जो अल्पाई पर्वत रूस से निकलता है, ओब खाड़ी में क्या होता है, गिर जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं हुआंग, ये भी चीन का नदी है। ये ओब नदी समझ गए, हुआंग नदी चीन का नदी। कुल्लू पहाड़ों के पूर्वी भाग पश्चिम चीन से निकलता है, चिल्ली की खाड़ी में क्या होता है, गिर जाता है। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, बता आप ध्यान रखिए इसे। एनीसी नदी, तन्नुओला पर्वत पश्चिमी तुबा रूस से निकलता है, आर्कटिक महासागर में गिर जाता है। 4506 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पराना नदी, परानावा ग्रांडे नदियों का संगम से निकलता है, रियो डेला प्लाटा में जाकर गिर जाता है। इसकी लंबाई है 4498 किलोमीटर। नेक्स्ट है इर्तिस, अल्पाई पर्वत रूस से निकलता है, ओब नदी में जाके गिर जाता है। नेक्स्ट है आपका इर्तिस नदी, जो अल्पाई पर्वत रूस से निकलता है और ओब नदी में जाके गिरता है। नेक्स्ट है जैरे नदी, ये भी फेमस है। जैरे नदी काफ़ी फेमस है। कांगो में ल्यूलाब और लुपुला नदियों का संगम कांगो से निकलता है, अटलांटिक महासागर में गिरता है। 4371। इस नदी को जरूर आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जैरे नदी। हेलोंग, अमूर, सिल्का रूस, अर्जुन मंचूरिया नदियों का संगम से निकलता है, तटरत स्टेट में जाकर गिर जाता है। इसकी लंबाई 4352 मीटर। उसके बाद ये विश्व का कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं। हम भारत की नदी पर भी बात करेंगे, वो भी आपको नेक्स्ट आगे क्लास में मिलेगा। उसके बाद है आपका हेलोंग, आमुर, सिल्का रूस, अर्जुन मंचूरिया नदियों का संगम है, तटरत स्टेट में गिरता है, 4352 किलोमीटर। नेक्स्ट लीना नदी, बाइकल पर्वत रूस से निकलता है, आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाता है। मैकेंजी नदी, ये कई बार पूछा गया है। फिनले नदी, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से निकलता है, बीफोर्ड सागर आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाता है। इसकी लंबाई 4241 किलोमीटर। अब आज जो है 3 जो इंडिया का बहुत ही फेमस नदी है वो आप देख लेंगे यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंग दुंग नामक हिमबाह से निकलता है, याद रखिए चेमा युंग दुंग नामक हिमबाह से निकलता है, गंगा नदी में जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसकी लंबाई 2897 किलोमीटर। अगर ये सिर्फ भारत में होता तो ये सबसे लंबी भारत का होता, लेकिन और कंट्री से भी में भी बहता है, इसलिए भारत का सबसे लंबी नदी इसे माना जाता है। उसके बाद है सिंधु नदी, तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन काबाब नामक जलधारा से निकलता है, अरब सागर में जाकर क्या हो जाता है, गिर जाता है। इसकी लंबाई 2897 इसका भी लंबाई है। ये पाकिस्तान में है, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट आता है गंगा नदी, ये गंगोत्री हिमनद से निकलता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। इसकी लंबाई है 2506 किलोमीटर। ये 3 नदी इंडिया का बहुत ही फेमस था। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा, भारत का सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। तो लगभग हम सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे कवर करें। इसमें साइंस के भी प्रश्न आपको शामिल करेंगे, यानी ओवरऑल रिवीजन आपका होगा इस क्लास में। अब हम जीव विज्ञान के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उसे हम करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव
शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने किया था। 1801 में किया था। लैमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जीव विज्ञान के भाग: एक जंतु विज्ञान, दो वनस्पति विज्ञान। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक। साथ में हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। आगे अब देखते हैं, देख सकते हैं एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंटिमोलॉजी कीटों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पिलिएंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जीवधारियों एवं वातावरण का पारस्परिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। विष विज्ञान के जनक यानी जहर का जो विज्ञान होता है उसका अध्ययन जो किया जाता है उसे टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी, रोगों का प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। जेरोंटोलॉजी, प्राणियों के शरीर पर आयु का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पोलियो बॉटनी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन पोलियो बॉटनी कहलाता है। कार्डियोलॉजी, हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विटिकल्चर, अंगूरों का उत्पादन एवं अध्ययन को विटिकल्चर कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। सर्पेटोलॉजी, सर्पों के अध्ययन को सर्पेटोलॉजी कहा जाता है। जनांकिकी, विषय जनसंख्या मानव जाति का महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन को जनांकिकी कहा जाता है। इथनोलॉजी, वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन, यानी एक वैज्ञानिक अगर कोई अध्ययन लिखता है या किसी के बारे में खोज करता है दूसरा, उसका जो तुलना किया जाता है उसे इथनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है आपका बायोनिक्स, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को बायोनिक्स कहते हैं। लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश के संयोजन को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, मृदा विहीन पादप संवर्धन, बिना मिट्टी का जब पौधा उगाते हैं उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। लिथोट्रिप्सी, गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। अर्थवर्म, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है जिसे आप केचुआ बोलते हैं। मिर्मिकोलॉजी, चींटियों के अध्ययन को मिर्मिकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है सुजनकिकी, जन्म के पूर्व अनुवांशिकी के नियमों के आधार पर जीन के द्वारा मानव जाति का सुधार। यूफेनिक्स, अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सरदोष अनुवांशिकता का उपचार, इससे मनुष्य जाति में सुधार सहायता मिलती है। नेक्स्ट है एरेनियोलॉजी, मकड़ियों के अध्ययन को एरेनियोलॉजी कहते हैं। अगला है बायोमेट्री, गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान के अध्ययन को बायोमेट्री कहा जाता है।
अब हम ब्लड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चों की संभावित ब्लड ग्रुप क्या है, तो इससे प्रश्न आते रहते हैं, तो इसे हम अब कवर करेंगे। देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, यदि पिता का रक्त RH प्लस पॉजिटिव और माता का RH निगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु गर्भ अथवा जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो जाता है। यह स्थिति आमतौर पर प्रथम संतान के जन्म के बाद आती है, यानी पहला संतान के जन्म के बाद होता है ऐसी संभावना। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रक्त समूह से, उसे हम कवर करेंगे। देख सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाले ए और AB को रक्तदान कर सकते हैं। यानी आप जानते हैं कि O जो होता है सर्वदाता और AB क्या होता है, सर्वग्राही। तो सर्वदाता होता है, तो A वाला जो है, A को कौन कौन देगा, A किसको किसको दे सकता है, एक तो A को देगा, और AB तो किसी से ले सकता है, तो A ब्लड ग्रुप वाला A वाले को दे सकता है, साथ में AB वाला, क्योंकि AB वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है। B वाला उसी तरह B को दे सकता है, और AB, क्योंकि AB सर्वग्राही है, किसी से भी ले लेगा। AB की बात करें, किसी भी रक्त का रक्त प्राप्त कर सकता है, ये किसी का भी ले सकता है, किंतु AB के व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, ले किसी का सकता है, ये सर्वग्राही है, लेकिन दे नहीं सकता है, ये AB वाले को ही दे सकता है सिर्फ। उसके बाद है O को सर्वदाता कहा जाता है, यानी किसी भी ब्लड को रक्तदान कर सकता है। यानी अगर आपका O ब्लड ग्रुप O है तो आप किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, AB को सर्वग्राही और O ब्लड को सर्वदाता कहते हैं। अब थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर अभी हम कुछ बातें आपको बताएंगे, पूरी अच्छे ढंग से आप याद रखिएगा। देखिए, कहता है कि माता का A और पिता का B हो ब्लड ग्रुप, तो बच्चों का क्या क्या संभावित है, O हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है। एक ट्रिक बताते हैं आपको, AB और O का आपस में कभी नहीं बनता, ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, कट्टर दुश्मन होता है। याद रखिए इस तरह से, जहां आपको AB दिखेगा वहां O नहीं दिखेगा, जहां O दिखेगा वहां AB नहीं दिखेगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब आपको बताते कैसे बना। यहाँ पे माता के A, पिता का B, हम AB का बात कर रहे हैं, A अलग है B अलग है, इसमें AB नहीं है। जब AB नहीं है तो O आएगा, AB नहीं है इसमें दोनों में कोई, तो O भी आएगा और A भी आएगा। देखिए, अगर माता के पिता का B है तो O हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, A भी हो सकता है। अगर इस जगह पे किसी का एक का अगर O होता तो यहाँ से B हट जाता, समझ रहे हैं, या किसी का यहाँ पे AB होता तो भी यहाँ से O हट जाता, यानी OB और AB और O का संबंध आपस में नहीं है। उसी तरह आप देखिए, अगर आपका माता का A पिता का A होगा, जब दोनों का सेम होता है तो वापस O और A आता है। याद रखेंगे, कौन आता है, O और A आता है। दोनों का सेम है, जैसे B रहेगा तो B और साथ में क्या आएगा, O आएगा। यानी जब सेम होता है ना, साथ में O लेके आता है। A है तो A लाएगा तो लाएगा ही, साथ में O लेके आएगा। B है तो B तो लाएगा ही, साथ में O लेके आएगा। लेकिन हम पहले ही बता दिए हैं कि AB और O का कट्टर दुश्मनी है। अब देखिए, यहाँ पे माता का भी AB होगा, पिता का भी अगर AB होगा तो क्या होगा, बच्चों में संभावित
केवल O होगा, क्योंकि एक साथ AB और O क्या होता है, नहीं आ सकता है। तो AB माता का, पिता का भी AB है, तो क्या रक्त समूह आएगा, O आएगा, यानी AB नहीं आएगा पास में। ठीक है। उसके अलावा देख सकते हैं आप, अगर माता का O हो, पिता का A हो, अगर, तो यहाँ क्या आएगा, O और A दोनों संभावना है। O और B हो तो O भी संभावित है। O A B हो तो A और B होगा, लेकिन O नहीं होगा, क्योंकि O आएगा तो A भी नहीं आएगा, O आएगा तो A भी नहीं आएगा, A भी आएगा तो O नहीं आएगा, तो A और B हो जाएगा। A और A B दोनों है, A भी होगा, B भी होगा, A भी होगा, O नहीं आएगा। जहाँ O रहेगा वहाँ A भी नहीं, जहाँ A भी रहेगा वहाँ O नहीं। B और A B हो माता पिता का, तो A हो जाएगा, B हो जाएगा, A भी हो जाएगा, O नहीं आएगा। तो आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता, आप ये रट लीजिए इसे। अब बाकी जो बच गया वो असंभावित है। संभावित को आप ध्यान में रखिएगा, जो बच गया वो असंभावित है। याद रखिए, O और A B एक साथ कभी नहीं दिख सकता। जहाँ पे आप A भी देखेंगे वहाँ O नहीं देखेंगे, O देखेंगे वहाँ A भी नहीं देखेंगे। इसके अलावा हम और नीचे देखते हैं, माता या पिता से किसी एक का या दोनों का रक्त समूह O होने पर संतानों में AB रक्त समूह उपस्थित नहीं होता है। आप ऊपर देखें हैं, माता पिता दोनों का अगर रक्त समूह O होने पर AB नहीं आएगा, दोनों का O होगा, क्योंकि O है AB का आपस में बनता नहीं है। उसके बाद है, माता या पिता में से किसी एक का या दोनों का रक्त समूह AB होने पर O नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। जब AB होगा तो O नहीं हो सकता बच्चा का, O होगा तो AB नहीं हो सकता बच्चा का। अब हम थोड़ा ईंधन की बातें करते हैं। आपको पता है कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला का एक प्रकार है, जिसमें एंथ्रासाइट को सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। यानी सर्वोत्तम कोयला किसे माना जाता है, एंथ्रासाइट को। नेक्स्ट है, वायु की उपस्थिति में कोयले को गर्म या जलाने की क्रिया को कोयले का भंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भंजक। रॉकेट ईंधन को प्रणोदक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रणोदक। ये फिजिक्स का प्रश्न है, मैं पहले ही बताया हूँ कि सभी सारे सब्जेक्ट के प्रश्न को इसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद है, पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन के मिश्रण को कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मीथेन, इथेन प्राकृतिक गैस के घटक हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल और प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। इसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन, क्योंकि यह आपको पता है कि जीवों से प्राप्ति होती है या जमीन के नीचे से निकलता है। फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट है बायोगैस। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के मिश्रण को क्या कहते हैं, बायोगैस कहा जाता है। उसके बाद है भाप अंगार गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को भाप अंगार गैस कहते हैं। N2 और CO के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। याद रखिए, N2 नाइट्रोजन और कार्बन के मिश्रण को क्या कहते हैं, N2 और CO के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। मिट्टी और तेल से बनने वाले गैसीय ईंधन को तैल गैस कहते हैं। टेट्रा एथिल लेड अपस्फोट रौंधी यौगिक है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले कर्नल ड्रेक ने की थी। पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले किसने की थी, कर्नल ड्रेक ने की थी। गैसोहोल पेट्रोल तथा एल्कोहल का मिश्रण है। गैसोहोल पेट्रोल तथा एल्कोहल का मिश्रण है। अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्न मेजरमेंट से देखेंगे, इससे भी एग्जाम में आता है। सबसे पहले अदिश राशि और सदिश राशि कई बार पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं वे भौतिक राशियाँ
जिनमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाता है। यानी डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ परिमाण होगा। जैसे समय, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, चाल, कार्य क्या है? अदिश राशियाँ हैं। अगला है वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, यानी परिमाण के साथ क्या होगा? दिशा भी होगा, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियाँ हैं। ये मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर ये नहीं होती है, स्वतंत्र मात्रक होते जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन। तो कुछ यहाँ पे मूल भौतिक राशियाँ हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब है निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चलित दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक साल में जो प्रकाश एक साल में निर्वात में जो दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां भाग होता है। ओ माय गॉड, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। याद रखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। रिक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। देख सकते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, खगोलीय मात्रक दूरी, पारसेक भी दूरी, एंगस्ट्रम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, नॉटिकल मील समुद्री दूरी। उसके बाद है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में नापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में, समुद्री गति को नॉट में, समुद्री गहराई को फैथम में नापते हैं, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में, दाब को पास्कल में, आवृत्ति को ल्यूमेन में, आवृत्ति को हर्ट्ज में, ज्योति फ्लक्स कैसे मात्रक ल्यूमेन होगा, वायुमंडलीय दाब का बार, विद्युत प्रतिरोध का ओम, पराध्वनिक गति का मैक, कैलोरी उष्मा की मात्रा को कैलोरी में मापते हैं, विद्युत आवेश को कूलॉम में मापते हैं, ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, स्वर्ण की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं, शक्ति वाट, कार्य को जूल में और बल को न्यूटन में। आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में एपिसोड 4 में पुनः एक बार मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर भी बता रहे कि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके कंपटीशन से रिलेटेड हर तरह की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से लिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।